जंगल में 5 बहू का पेड़ों से बना घर का जुगाड़ू सामान। काश आप जिंदा होते। देखिए हमारी बहू ने हमारे लिए कितना आलीशान घर बनाया है। अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। माँ जी आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, आप हौसला रखिए। शोभा पेड़ से बने घर में अपने पति की फोटो हाथ में लेकर रो रही थी। शोभा के घर में बेड, अलमारी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बर्तन सब कुछ पेड़ों से बना था। लेकिन आखिर ये लोग पेड़ से बने घर में क्या कर रहे थे? इन्होंने पेड़ से इतना आलीशान घर और घर का सामान कैसे बनाया? शोभा के पति की जान कैसे गई? ये सब जानने के लिए चलिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उफ कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में हम लोगों को पानी भरने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। चलते चलते तो मेरी हालत खराब हो गई। नेहा गर्मी से बेहाल अपने सिर पर मटका लेकर जंगल के बीचों बीच नदी से पानी लेने के लिए जा रही थी। उसके साथ उसकी बड़ी जेठानी और 3 देवरानी भी पानी लेने के लिए जा रही थी। मैं भी बहुत थक गई हूँ, पर क्या करें, हमारे घर के पास वाला जो कुआं है उसमें तो साफ पानी आता ही नहीं है। हमें नदी के पास से ही पानी भरना पड़ेगा। गर्मी को छोड़ो, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, हमें पानी भरकर जल्दी घर जाना होगा। बच्चों के आने का समय हो गया है। मीरा के कहने पर नेहा, पूजा और बाकी की बहुएं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर नदी के पास जाती हैं। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। मीरा, नेहा और पूजा नदी से मटके में पानी भरती हैं। वहीं ज्योति और रानी जंगल से लकड़ी इकट्ठा करती हैं। पानी भरने और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद 5 बहुएं अपने घर आती हैं। घर पहुंचने के बाद, बहू आज तुम लोगों को इतनी देर कैसे लग गई नदी से पानी भरने में? बच्चे आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। हाँ माँ जी, बस खाना बनाने के लिए ही जा रहे थे। हम बहू को तो एक पल का चैन भी नहीं है, कभी ये कभी वो, हर वक्त हमें काम करना पड़ता है। रानी बहू तो दरवाजे पर खड़ी रहेगी या घर के अंदर आएगी? जब तक मीरा बहू खाना बना रही है तो सारे कपड़े तय कर दे, पूरे बेड में फैले हुए हैं। जी माँ जी। शोभा की बात सुनकर रानी फटाफट से कपड़े तय करने लगती है। थोड़ी देर में मीरा खाना बना लेती है और तभी बच्चे स्कूल से पसीने से लथपथ घर आ जाते हैं। गोलू और पिंकी दोनों मीरा के जुड़वा बच्चे थे। मम्मी खाने तो बड़ी भूख लगी है। बच्चों पहले जाकर नहा लो, बाहर बाल्टी में पानी रखा हुआ है। मीरा के बोलने पर बच्चे नहा लेते हैं और फिर सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। पूजा सभी को खाना परोस कर देती है। खाना देखकर पिंकी मुंह बना लेती है। क्या मम्मी, आज फिर वही दाल चावल? मैं रोज रोज दाल चावल खाकर पक गई हूँ। मुझे सब्जी खानी है। मुझे भी सब्जी खानी है। सब्जी मम्मी, सब्जी ला कर दो। बच्चों ऐसे जिद नहीं करते, मम्मी जल्दी ही तुम्हारे लिए सब्जी बनाएगी। चाची बिल्कुल सही कह रही है। आओ बच्चों, दादी के पास आओ, दादी तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएगी। शोभा बच्चों को प्यार से बुलाती है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। शोभा बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी पीछे से रघुवीर, अरे शोभा, बच्चों को दाल चावल मत खिलाओ, मैं पके हुए आम लेकर आया हूँ। नेहा बहू, ये आम काटो, आज हम लोग खाने के साथ आम भी खाएंगे और मेरा भी खाना निकालो। रघुवीर के कहने पर नेहा सभी को आम काट कर खाने के लिए देती है। सभी मजे से आम खा रहे होते हैं, तभी रघुवीर खाना खाते हुए पसीने से भीग जाता है। हे राम जी, अरे मैं तो तंग आ चुका हूँ इस गर्मी से। ये गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। ससुर जी, जब से जमींदार ने हमारे पड़ोसियों का घर तोड़ा है तब से हमारे घर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तीनों तरफ से धूप हमारे घर पर ही पड़ रही है। रघुवीर एक टीन के घर में रहता था। उसके घर से सटे हुए उसके पड़ोसियों का पीछे की तरफ और दाहिनी तरफ जो घर था, जमींदार ने उसे तोड़वा दिया था। अब सिर्फ रघुवीर का घर बचा था। खाली जगह में एक घर होने की वजह से उसका घर मिट्टी की तरह तपने लगता था। उस जमींदार ने हमारे पड़ोसियों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनका घर तो तोड़ दिया, लेकिन हमारे घर को छोड़ दिया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जमींदार ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है वो तो साइन करने के लायक ही नहीं है। छोड़िए जी इन बातों को। खाना खाते वक्त अपना मन दुखी मत कीजिए। अभी आप खाना खाइए। शोभा की बात सुनकर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शोभा और रघुवीर खाट पर सो जाते हैं और 5 बहुएं घर के अपने अपने कामों में लग जाती हैं। रघुवीर, शोभा की आंख लगी ही थी कि धूप की रोशनी सीधे रघुवीर के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। बहुआ, ये धूप कहाँ से आ रही है? पिताजी, जमींदार ने पड़ोसियों का घर तोड़ते समय हमारे घर की छत का एक कोना भी तोड़ दिया था, वहीं से धूप आ रही है। अरे जमींदार की तो मैं। रघुवीर इतना कहता ही है कि तभी उसके 5 बेटे घर आते हैं। पिताजी, मुझे भी जमींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
जमींदार तो चाहता ही यही है कि इन सारी चीजों से परेशान होकर हम कोई गलत कदम उठाएं। सही कह रहे हो बेटा, अगर हमने गुस्से में जमींदार को कुछ भी कहा तो सारा खेल हम पर उल्टा पड़ जाएगा। पिताजी, जमींदार हमें घर से निकालना चाहता है। हम लोग कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी पता नहीं वो ऐसा क्यों करना चाहता है हमारे साथ। लेकिन उसने हमारे लिए फर्जी एग्रीमेंट बनवाया है। ससुर जी, मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था। जमींदार ने उस एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि वो इस घर को तोड़कर हमें नया कर देगा। वो तो एक फर्जी एग्रीमेंट था। इसीलिए तो बहू, हमने उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। हम इस घर में 50 साल से रह रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़े ना इस घर को छोड़ देंगे। इस तरह रघुवीर अपने परिवार वालों से अपने घर को लेकर बातें कर रहा था। घर को लेकर रघुवीर के परिवार में काफी चिंता थी। वो किसी भी हाल में इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए सब घर को लेकर काफी परेशान थे। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन पांचों बहुओं के पति काम पर गए थे और रघुवीर भी अपने किसी दोस्त के यहाँ गया हुआ था। तभी जमींदार उनके घर आता है। रघुवीर, बाहर निकल, मुझे तुझसे बात करनी है। रघुवीर जी तो घर पर नहीं है। बताइए, आपको उनसे क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगी। देखिए, मैं आप लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप लोग एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? मैं चाहूं तो आप लोगों को वैसे भी निकाल सकता हूं, इसीलिए आप लोग शांति से एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। घर बन जाने के बाद मैं आपको घर जरूर दूंगा। हम आपके फर्जी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। आप लोग घर खाली नहीं कर रहे हो ना, अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। इतना कहकर जमींदार गुस्से में पैर पटक कर चला जाता है। जमींदार की बात सुनकर जमींदार तो हमें धमकी देकर चला गया। माँ जी, क्या वो हमारे साथ कुछ बुरा करेगा? नहीं बहू, जमींदार सिर्फ हमें उकसाने के लिए सब बोल रहा था, ताकि हम सब घबरा जाए और उसके एग्रीमेंट पर साइन कर दे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जमींदार सिर्फ हमें डराने के लिए आया था। बहू, तुम लोग जमींदार की बातों पर ध्यान मत दो। मीरा, तुम घर में झाड़ू पोछा लगा लो, और ज्योति तुम घर में पूजा करो। और वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है। मैं अपनी सहेली उषा के घर जा रही हूँ। शोभा अपनी सहेली उषा के घर आ जाती है। उषा शोभा को शरबत पिलाती है और दोनों सहेलियां बरामदे में बैठकर बातें करने लगती हैं। हाय गर्मी, अच्छा किया उषा तूने मुझे ठंडा ठंडा शरबत पिला दिया। हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ, तेरा घर तो और गर्म हो जाता है हर तरफ से खाली जो है। हाँ तू सही बोल रही है, आजकल तो हमारा घर हद से भी ज्यादा गर्म होने लगा है। वहां 2 मिनट भी रहना मुश्किल हो गया है। आज तो जमींदार तेरे घर आया था ना? हाँ, जमींदार हमें धमकी देने के लिए आया था। शोभा, वो जमींदार एक नंबर का चंट चालाक आदमी है, तुम लोग उसकी बातों में मत आना। तो बिल्कुल सही समझ रही है, वो हमें फर्जी एग्रीमेंट देकर हमें घर से निकालना चाहता है। लेकिन मेरे पति ने कह दिया है, जब तक चाहे हमें वकील को बुलाना पड़े या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, हम इस शहर को खाली नहीं करेंगे। इस तरह शोभा और उषा दोनों काफी देर तक बातें करती हैं। बातें करने के बाद शाम को शोभा घर आ जाती है तो देखती है कि घर में बिजली चली गई है और पंखा न चलने की वजह से सभी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। घर में बिजली क्यों नहीं है? माँ जी, 4 घंटे से बिजली नहीं है। मुझे तो लगता है जमींदार ने हमें डराने के लिए बिजली काट दी है। अरे जमींदार को जो करना है करने दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अभी हमारे पास जो पैसे हैं उससे मैं वकील हायर करूंगा। रघुवीर डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है। 4-5 दिनों तक रघुवीर के घर में बिजली नहीं आती। बिजली न होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ जाती है और एक दोपहर रघुवीर को हीट स्ट्रोक होता है और उसका देहांत हो जाता है। जी, आप आँख खोलिए ना, क्या हो गया है आपको? अर्जुन जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर रघुवीर को चेक करता है। आपके पति का बीपी बहुत दिन से लो था और गर्मी की वजह से उनकी जान चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर शोभा और टूट जाती है। शोभा के परिवार में मातम छा जाता है। शोभा रघुवीर की याद में हमेशा रोती रहती है। उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। एक रात, दादी माँ खाना खा लीजिए ना। गोलू का मासूम चेहरा देखकर शोभा उसे मना नहीं कर पाती और उसके हाथ से खाना खा लेती है। अगले दिन जमींदार बुलडोजर लेकर शोभा के घर के पास आ जाता है।
शोभा बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है। मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगी। शोभा के सामने उसकी पांचों बहुएं और उसके पांचों बेटे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आज तो मैं इस घर को तोड़कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूं कौन मुझे रोकता है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। जमींदार पुलिस वालों को इशारा करता है और पुलिस वाले शोभा और उसके परिवार वालों को पकड़ लेते हैं और जमींदार बुलडोजर से उनके घर को तोड़ देता है। नहीं, इस घर को मत छोड़ो। जमींदार शोभा की एक नहीं सुनता और पूरे घर को तोड़ देता है। शोभा अपने पति की फोटो को ईंट के ढेर से निकालती है, उसको पकड़कर रोने लगती है। अर्जुन और राजीव अपनी मां को संभालते हैं। मां, चलो, अब हमारे यहां कुछ नहीं है। हाँ मां, अब चलो यहां से। राहुल शोभा और अपने परिवार को लेकर अपने घर से दूर आ जाता है। शोभा और उसका पूरा परिवार कड़ी धूप में रास्ते में चल रही थी। कई दिनों से रोने और धूप में चलने की वजह से शोभा को अचानक चक्कर आ जाता है। वो बेहोश होने ही वाली थी कि तभी नेहा और पूजा मिलकर उसे संभाल लेते हैं। सुनिए जी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। गर्मी की वजह से चक्कर आ गया है। हमें थोड़ी देर कहीं रुकना होगा। हाँ चलो, उस पेड़ के नीचे माँ को ले चलते हैं। मैं माँ के लिए पानी लेकर आता हूँ। पांचों बहुएं अपनी सास को संभालकर पेड़ के पास ले जाती हैं। अंश दौड़कर एक होटल में जाता है और वहां से थोड़ा पानी लाकर शोभा के चेहरे पर डालता है। पानी के छींटे पड़ने से शोभा होश में आती है। मीरा शोभा को पानी पिलाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। तो चिंता क्यों कर रही है? शोभा के होश में आने जाने के बाद सभी थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। मीरा पानी पी ही रही थी कि तब गोलू रोना शुरू कर देता है। मम्मी मम्मी, मुझे और नहीं चलना है। चलने की वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। गोलू, तुम्हारे पैर में छाले कैसे हो गए? इतनी कड़ी धूप में 5 घंटे से लगातार चलने के बाद अगर छाला नहीं होगा तो क्या होगा जी? और ये तो फिर भी बच्चे हैं और उनके चप्पल भी घिस गए हैं। मीरा अपने बच्चों को पसीने में परेशान देखकर बहुत दुखी हो जाती है। पेड़ के नीचे का माहौल काफी गर्म था और कुछ कहता नहीं है। तभी हम लोग काफी देर से इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ छाव तो है लेकिन उमस की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मेरा तो चेहरा जल रहा है। हम लोग अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं। यही पास में जंगल है। यही तो हम लोग रोज पानी भरने के लिए आते थे। अरे हाँ, हम लोग तो जंगल में जा सकते हैं। जंगल में पेड़ों की वजह से गर्मी थोड़ी कम लगेगी और हम चाहे तो नदी के किनारे जाकर भी बैठ सकते हैं। वहाँ काफी ठंडी हवा चलती है। मुझे लगता है कि जब तक हमें समझ ना आ जाए कि आगे क्या करना है, तब तक हम लोग जंगल में जाकर नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। पूजा बहू सही कह रही है। हम लोग इतनी गर्मी में बिना सोचे समझे चलते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। चलो अब हम लोग जंगल में चलते हैं। गर्मी से बचने के लिए सभी लोग शोभा की बात मानकर जंगल में चले जाते हैं। जंगल काफी घना था और बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से वो लोग धूप से बच जाते हैं। पांचों बहुएं अपने परिवार को लेकर नदी के किनारे जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उसके आसपास बहुत सारे बांस के पेड़ थे। बरगद के पेड़ को देखकर, मम्मी मम्मी, ये तो पेड़ कितना बड़ा है। ये तो हमारे घर जितना बड़ा है। बेटा, बरगद के पेड़ काफी बड़े होते हैं और ये काफी पुराना बरगद का पेड़ है, इसलिए ये इतना बड़ा है। मीरा पिंकी को समझा रही थी कि तभी रानी के दिमाग में ख्याल आता है। पिंकी सही कह रही है। ये पेड़ हमारे घर जितना बड़ा है। हम चाहे तो पेड़ में घर बनाकर रह सकते हैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बोल रही है तू? पिंकी तो बच्ची है लेकिन तू तो समझदार है। पेड़ों के घर में कौन रहता है? माँ जी, मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। बचपन में मैं और मेरी सहेली पेड़ों पर अपना ट्री हाउस बनाकर रहा करते थे। दादी दादी चाची बिल्कुल सही कह रही है। हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि पहले के जमाने में जिन लोगों के पास घर नहीं होते थे वो लोग जंगल में पेड़ के घर बनाकर रहते थे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग पेड़ पर घर बनाओगे कैसे? माँ जी, वो तो आप अपनी पांचों बहू पर छोड़ दीजिए। हम है ना, हम लोग अभी जंगल में हैं और यहाँ पेड़ों की कोई कमी नहीं है। हम पेड़ों से घर बनाएंगे। आप इन दोनों बच्चों का ध्यान रखिए और सुनिए, आप लोग अपने काम पर चले जाइए। हम सब संभाल लेंगे। मीरा की बात मानकर पांचों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। पांचों भाई एक जहाज बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। पांचों भाई जब काम पर आते हैं तो मैनेजर उन्हें अपने पास बुलाता है। मैं तुम पांचों को यह बताना चाहता था कि तुम लोगों से जो मोटर जल गया था उसके पैसे तुम्हारी दिहाड़ी से कटते हैं, जिसकी 80% पेमेंट पूरी हो चुकी है। बस 1-2 महीने और फिर तुम्हारे पैसे कटना बंद हो जाएंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है सर।
पांचों भाइयों से एक बार जहाज की मोटर में आग लग गई थी। उसी की भरपाई के लिए कई साल से उनकी हर दिन की आधी दिहाड़ी कट रही थी। मैनेजर की बात सुनने के बाद पांचों भाई अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं जंगल में पांचों बहुएं मिलकर पत्थर को घिस घिस कर उसे नुकीला बनाती हैं और फिर नीचे गिरी हुई लकड़ी लेकर बरगद के पेड़ के जड़ से उसे मजबूती से बांधकर पत्थर वाली कुल्हाड़ी बनाकर जब उससे बरगद के पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करती हैं तब पेड़ एक बार में ही काफी टूट जाता है। भगवान भी हमारे साथ है कि बरगद का विशाल पेड़ तो अंदर से खोखला है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। पांचों बहुएं मिलकर तने के सामने वाले हिस्से को दरवाजे के आकार में तोड़ती हैं और फिर वो पेड़ के अंदर जाती हैं, जो अंदर से काफी बड़ा था लेकिन उसमें थोड़ी गंदगी थी। अगर हम इस पेड़ के अंदर थोड़ी सफाई कर ले तो हम लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। बाहर मैंने बांस के कई पेड़ देखे थे, अगर हम बांस लाकर उसे यहाँ लगा दें तो हमारा पेड़ का घर और मजबूत हो जाएगा। ज्योति इतना कहती है कि तभी पेड़ के बाहर से पिंकी और गोलू के रोने की आवाज आती है। उनका रोना सुनकर पांचों बहुएं पेड़ से बाहर निकलती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी मम्मी, हम लोग तो उस पेड़ के पास खेल रहे थे, तभी उसमें से कुछ अजीब सी चिपचिपी चीज हमारे ऊपर गिरी और हम लोग चिपक गए। अरे ये तो गोंद है और वो चीड़ का पेड़। इस पेड़ से तो गोंद निकलता है जो किसी भी लकड़ी को चिपका सकता है। बच्चे, तुम दोनों को पता भी है कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी। पूजा दीदी, रानी, आप दोनों बड़े बड़े पत्ते लेकर और अंदर से साफ कीजिए। नेहा और मीरा दीदी, आप दोनों बांस के पेड़ से बांस काटिए, मैं पेड़ में गोंद लगाकर लेकर आती हूँ। अब हम अपना पेड़ का घर जल्दी बना लेंगे। ज्योति पेड़ का घर बनाने का सोचकर खुश हो रही थी कि तभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। मम्मी मम्मी, हमें अलग कीजिए ना, हम लोग कब तक चिपके रहेंगे। बच्चों, आप लोग मम्मी को काम करने दो, मैं आप लोगों को अलग कर देती हूँ। ज्योति बच्चों के कपड़े उतारती है। क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? हमें कपड़े चाहिए। रुको जरा, सब्र करो, मैं भी तुम लोगों के लिए कपड़े बना देती हूँ। ज्योति जंगल में यहाँ वहां देखती है और उसे थोड़ी दूरी पर बड़े बड़े पत्तों वाला पेड़ दिखाई देता है। ज्योति उन पेड़ों के पास जाती है, वो पेड़ के पत्ते तोड़कर उससे कपड़े बनाती है और गोलू पिंकी को पहना देती है। तुम्हारे कपड़े बन गए हैं, अब तो खुश हो ना तुम दोनों? जाओ जाकर दादी के पास खोलो। पिंकी और गोलू को पत्तों के कपड़े पहनाने के बाद ज्योति चीड़ के पेड़ के पास जाती है और उसकी गोंद निकाल कर ले आती है। ज्योति को कुछ फल के पेड़ भी दिखते हैं तो वो पेड़ों से फल भी तोड़ कर ले आती है। पूजा और रानी मिलकर बरगद के पेड़ को अंदर से साफ कर देती हैं। मीरा और नेहा भी बांस काट कर ले आती हैं। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरी हालत आपसे अलग नहीं है नेहा दीदी, मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके हैं। अभी तो शाम होने में काफी टाइम है, हम एक काम करते हैं, नदी किनारे जाकर थोड़ी हवा में बैठ जाते हैं और नहा भी लेते हैं। मैंने थोड़े फल तोड़े हैं, नहाने के बाद हम सब उसे खा लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, लगातार काम करने की वजह से हम लोग काफी थक गए हैं। पांचों बहुएं अपनी सास और बच्चों के साथ नदी के किनारे जाती हैं और नदी में नहाती हैं। नदी में नहाने के बाद सभी नदी के किनारे ठंडी हवा में बैठकर फल खाते हैं। बहू, कितने दिनों बाद आज मैं बिना गर्मी में परेशान हुए फल खा रही हूँ। शोभा को थोड़ा बहुत खुश देखकर सभी बहुओं के चेहरे खिल जाते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे और शोभा नदी के किनारे आराम करते हैं। वहीं पांचों बहुएं बरगद के पेड़ के पास आती हैं और बांस में गोंद लगाकर उसे बरगद के पेड़ के अंदर चिपका देती हैं, जिससे उनका पेड़ का घर और सुंदर बन जाता है। मीरा पेड़ में एक खिड़की भी बनाती है। अरे वाह, हमारे रहने लायक तो कितना सुंदर घर बन गया है। चलो हम लोग माँ जी और बच्चों को यहाँ ले आते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। पांचों बहुएं नदी के किनारे जाती हैं और शोभा और बच्चों को अपने साथ लेकर पेड़ के बने घर में आती हैं। पेड़ को देखकर शोभा बहुत खुश होती है। बहू, तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया, कितना सुंदर घर बनाया है तुम लोगों ने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पेड़ से भी इतना सुंदर घर बन सकता है क्या। माँ जी, मैंने बनाया था ना ये, हम लोग इस पेड़ में रह सकते हैं, देखा आपने? हाँ रानी बहू, तू सही कह रही थी, लेकिन शाम को जब तुम्हारे पति राशन लेकर आएंगे तो तुम लोग खाना कहाँ बनाओगी? यहाँ तो कोई चूल्हा भी नहीं है। शोभा इतना कहती है कि तभी मीरा पास पड़े 2 बड़े पत्थरों को घर के पास रख देती है। माँ जी, देखिए ना, बन गया चूल्हा, हम पेड़ पत्थर से आग लगाकर खाना बना लेंगे। मेरी बहुएं तो बहुत जुगाड़ू हैं, हर परेशानी का उपाय है तुम लोगों के पास। शाम हो गई थी। शोभा अपनी पांचों बहुओं से बात कर रही थी, तभी उनके पति हाथ में थोड़ा सा राशन और एक हांडी लेकर आते हैं। अरे वाह, आप लोगों ने तो बड़ा ही सुंदर पेड़ घर बनाया है। ये लीजिए राशन,
हमारे पास थोड़े पैसे बचे थे तो हमने उससे हांडी और ये बड़ी सब्जी बनाने वाली चम्मच खरीद ली है। मीरा, अब तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। अच्छा ठीक है जी, मैं खाना बनाती हूँ। तब तक आप पास के केले के पेड़ के पत्ते तोड़ कर ले आइए। आज हम लोग केले के पत्तों में खाना खा लेंगे। भाभी, आप लोगों का ऐसे बाहर खुले में खाना बनाना ठीक नहीं है, कोई जानवर आ सकता है। आप लोग खाना बनाओ, हम लोग निगरानी करते हैं। पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। राजीव और अंश उनकी निगरानी करते हैं। राहुल केले के पत्ते लेकर आ जाता है। खाना बन जाने के बाद पूजा केले के पत्ते में सभी को खाना निकाल कर देती है। सभी खाना खाते हैं और फिर अपने पेड़ के घर में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सभी सो रहे थे तब गोलू, मम्मी मम्मी उठो ना, मुझे बहुत जोरों की पोटी आई है। गोलू की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं। अरे तो गोलू बेटा, झाड़ियों में कहीं भी चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं मम्मी, मुझे अकेले में डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलो। मीरा गोलू को पॉटी करवाने के लिए झाड़ियों के पीछे ले जाती है। गोलू पॉटी करने के लिए बैठता है, तभी एक बड़ा जंगली चूहा उसके पास आ जाता है। नहीं मम्मी, मैं यहाँ पॉटी नहीं करूँगा, मुझे बाथरूम चाहिए। आप मेरे लिए बाथरूम बना दीजिए। ठीक है गोलू, मैं तुम्हारे लिए बाथरूम बना दूंगी। अभी तुम पॉटी कर लो, देखो मम्मी यहीं पर है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीरा के समझाने पर गोलू पॉटी कर लेता है। ये सब देखकर नेहा परेशान हो जाती है। क्या बात है नेहा, तू परेशान लग रही है? ऐसे खुले में तो मैं फ्रेश नहीं हो सकती। हमने घर तो बना लिया है, हमें बाथरूम भी बनाना होगा। सुनिए राजीव जी, आप बाजार जाकर बाथरूम सीट और शावर लेकर आ जाइए ना, हम लोग पेड़ से अपना बाथरूम बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाकर लाता हूँ। अर्जुन, तुम मेरे साथ चलो। राजीव अर्जुन को लेकर बाथरूम सीट और शावर खरीदने के लिए बाजार चला जाता है। वहीं पांचों बहुएं मिलकर बांस के पेड़ से बांस काटती हैं। फिर पांचों बांस को एक साथ करके उसे अच्छे से बरगद की जड़ से बांध देती हैं और उसमें गोंद लगाकर बाथरूम की दीवार बना देती हैं। फिर छत बनाती हैं। पांचों बहुओं की मेहनत से जल्दी उनका बाथरूम बन जाता है। हमारा बाथरूम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। राजीव और अर्जुन बाथरूम सीट और शावर लेकर आ जाते हैं। मीरा और नेहा मिलकर बाथरूम में बाथरूम सीट और शावर लगाती हैं। हमारा बाथरूम तैयार है, अब मैं जा रही हूँ फैशन होने। इसका मतलब नेहा, तुम्हें काफी देर से बाथरूम जाना था ना? हाँ, मुझे तो काफी देर से इमरजेंसी आई हुई थी, मैंने तो कितनी मुश्किल से रोका है। नेहा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन क्या आप लोगों को काम पर नहीं जाना है क्या? अरे, हमें काम पर जाने में आज भी देर हो जाएगी। नहीं, आप लोगों को देरी नहीं होगी, मैंने सत्तू बना दिया है, आप लोग सत्तू पीकर चले जाइए। मीरा सभी को सत्तू पीने के लिए देती है। सत्तू पीकर सारे मर्द काम पर चले जाते हैं। मीरा चूल्हे को देखती है, तभी उसे ख्याल आता है। सुनो ना, मैं सोच रही थी कि रात को खाना बनाने में कोई दिक्कत होती है, तो जैसे हमने अपने लिए पेड़ों से बाथरूम बनाया है, वैसे ही पेड़ों से हम रसोई भी बना लेते हैं। मीरा दीदी, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। हमारी अलग रसोई रहेगी तो हमारा घर भी गर्म नहीं होगा और हम आराम से खाना खा भी पाएंगे। दीदी, आप लोग पेड़ों से रसोई बनाइए, तब तक मैं पेड़ों से बर्तन बनाती हूँ। वैसे भी खाना बनाने के लिए थोड़े बहुत बर्तन तो होने चाहिए। रानी पेड़ों की लकड़ी से सुंदर सुंदर बर्तन बनाती है। वो ग्लास, चम्मच, प्लेट, कटोरी काफी कुछ बनाती है। वहीं चारों बहुएं मिलकर बचे हुए बांस को पेड़ की जड़ों से बांधकर उसमें गोंद लगाकर बांस की दीवार खड़ी करती हैं और फिर छत बनाकर अपनी रसोई बनाती हैं। हमारी रसोई तो कितनी सुंदर लग रही है। अरे आप लोग रानी के बर्तनों को देखो, कितनी प्यारी से लग रहे हैं। रसोई बनाने के बाद ज्योति रसोई में खाना बनाती है। शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो रसोई देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। क्या बात है, आप लोगों ने तो अपने लिए रसोई भी बना ली। इसका मतलब है कि आपने खाना भी बना लिया होगा। अब आप लोग हमें जल्दी से खाना दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। नेहा सभी को लकड़ी के बर्तन में खाना खाने के लिए देती है। सभी लकड़ी के बर्तन में खाना खाकर खुश होते हैं, लेकिन गोलू फिर से रोने लगता है। मम्मी, आप हमें सब्जी कब खिलाएंगी? हमें दाल चावल नहीं खाना है। मीरा, ये लो पैसे, कल बाजार जाकर थोड़ी सब्जी ले आना और कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं तो उसे अपने पास रखना। अच्छा ठीक है। राहुल की बात सुनकर बच्चे शांत होकर खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। इस पेड़ घर में भी मुझे गर्मी लग रही है। हम इतने सारे लोग हैं, एक पेड़ के घर में नहीं सो सकते। बेटा, अभी हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, हमें यहीं रहना पड़ेगा। अर्जुन बेटा, सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। काश मेरा बच्चा पुराना घर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। शोभा फिर से अपने पति को याद करने लगती है और रोते रोते सो जाती है।
अगले दिन मीरा और रानी सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती हैं और बाजार से सब्जी खरीदती हैं और फिर रानी के साथ घर वापस आ रही होती हैं तो उसकी नजर एक बड़ी सी दुकान पर जाती है। रानी देखिए, कूलर तो अभी भी यहीं पड़ा है। मैं इसे 2 महीने से देख रही हूँ, ये यहीं पर है। अगर हम लोग ये कूलर ले लें तो हम पेड़ से अपना कूलर भी बना सकते हैं। चल जाकर कबाड़ी वाले से बात करते हैं। मीरा और रानी दोनों कबाड़ी वाले के पास जाती हैं। चाचा, क्या आप हमें ये कूलर दे सकते हो? इस कूलर के 200 रुपए लगेंगे। ये बाहर से खराब हो चुका है लेकिन इसकी मशीन ठीक है। चाचा, मेरे पास अभी 50 रुपए हैं और आप 50 रुपए रख लीजिए। मैं कल आपको बाकी के पैसे दे दूंगी। कबाड़ी वाला मीरा की बात मान जाता है। मीरा कूलर लेकर घर आ जाती है तो देखती है कि नेहा, पूजा और ज्योति तीनों मिलकर घर के ऊपर दूसरी मंजिल बना रही हैं। दीदी, आप लोग क्या कर रही हैं? हम 10-12 लोग हैं। इतने सारे लोगों के लिए एक पेड़ का बना घर काफी नहीं था, इसलिए हमने हमारे रहने के लिए 2-3 घर और अपनाए हैं। लेकिन हम लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे मीरा दीदी, चिंता क्यों करती हो? हमने बांस की सीढ़ी भी बनाई है और वहाँ देखिए गोलू और पिंकी के खेलने के लिए पेड़ पर लकड़ी बांधकर झूला बनाया है। ये आप लोग क्या लेकर आई हैं? पूजा दीदी, हमारे पति को गर्मी लग रही थी ना, इसलिए हम कूलर लेकर आए हैं। इसका बाहरी ढांचा खराब है। हम लोग इस पेड़ के तने में इसका मोटर लगा देंगे तो ये काम करने लगेगा। वैसे भी बैटरी लगी हुई है तो इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचों बहुएं मिलकर जंगल में पड़े हुए बड़े से पेड़ के तने को काटती हैं और उसमें कूलर का मोटर, बैटरी सब कुछ फिक्स कर देती हैं, जिससे कूलर चलने लगता है और उससे तेज हवा आने लगती है। पांचों बहुएं ऐसे ही पेड़ से अलग अलग तरह के जुगाड़ू सामान बनाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रानी खाना बना रही थी तो उसकी कमर में बहुत दर्द होता है। हाय राम, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कमर में भी कई दिनों से दर्द है। मुझे लगता है ये लकड़ी में सोने की वजह से हो रहा है। नेहा दीदी, क्यों ना हम लोग पेड़ से अपना बेड बनाएं और उस पर हम लोग घास का बिस्तर भी बना लेंगे तो हमें दर्द नहीं होगा। ज्योति का आइडिया चारों बहुओं को अच्छा लगता है। पांचों बहुएं मजबूत पेड़ को काट कर लाती हैं और फिर मीरा, ज्योति, पूजा तीनों मिलकर छोटे तने से पेड़ का पाया बनाती हैं और बड़े तने को काटकर उसे गोंद से जोड़कर पेड़ बनाती हैं। तो वहीं रानी और नेहा मिलकर पेड़ की लकड़ी से अलमारी, टेबल, चेयर सब कुछ बनाती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन पूजा खाना बना रही थी तो देखती है कि सब्जी खराब हो गई है। ये क्या, हमारी सब्जी खराब हो गई? क्या हम लोग अपने लिए पेड़ से फ्रिज नहीं बना सकते? पूजा की बात सुनकर रानी के दिमाग की बत्ती जलती है। बिल्कुल बना सकते हैं। रानी एक खोखले पेड़ के तने को काट कर लाती है और फिर वो बालू की दुकान से थोड़ी बालू लेकर आती है और उसे तने के अंदर डालकर पानी से भिगा देती है। पूजा दीदी, आप मटके में सब्जी भरकर फ्रिज में रख दीजिए। आपकी सब्जी 10 दिनों तक खराब नहीं होगी। ऐसे दिन गुजरते हैं। पांचों बहुएं पेड़ों से घर का अलग अलग जुगाड़ू सामान बनाती हैं। वो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी बनाती हैं। पांचों बहुओं ने अपनी मेहनत से अपने ससुराल के हालात ठीक कर दिए थे। वहीं जहाज कंपनी में पांचों बहुओं के पति को मैनेजर बुलाते हैं। अब तुम लोगों की दिहाड़ी नहीं कटेगी। तुम लोगों ने मोटर चलाने के पूरे पैसे भर दिए हैं। अब तुम पांचों को 300 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। मैनेजर की बात सुनकर पांचों बहुओं के पति बहुत खुश होते हैं। वो घर आते हुए सब्जी लेकर आते हैं और ये बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। सबको ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। अपने बेटों की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश अब जिंदा होते। देखिए, हमारी बहू ने हमारे लिए कितना आलीशान घर बनाया है। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। माँ जी, आप सो जाइए, हम लोग आपके पास हैं। आप हौसला रखिए। मीरा अपनी सास को संभालने की कोशिश करती है। अपने परिवार का मुंह देखकर शोभा भी शांत होती है और धीरे धीरे शोभा के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। एक तरफ शोभा के पुराने दिन फिर याद आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जमींदार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसका एक हाथ और पैर कट जाता है हॉस्पिटल में। अब तो आप अपाहिज हो गए हैं। आप अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। जमींदार की पत्नी कुंती अपने बेटे को बोलकर जबरदस्ती जमींदार की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है और उसे बैसाखी के सहारे हॉस्पिटल के बाहर फेंकवा देती है। एक तरफ शोभा अपने मरे हुए पति के लिए जान देने को तैयार थी और एक मेरी पत्नी है जिसने अपने जिंदा पति को हालात बदलने पर बेसहारा रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। मुझे एक बार जाकर शोभा से माफी मांगनी चाहिए।
शोभा के पेड़ से बने घर के बारे में गांव में सभी लोग जानते थे और ये बात जमींदार को भी पता थी। जमींदार सीधे शोभा के पेड़ वाले घर में जाता है। शोभा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भगवान ने मेरे कर्मों की सजा मुझे दे दी, तुम मुझे माफ कर दो। जमींदार जी, ये सब कैसे हो गया? पर घर के अंदर आइए। शोभा जमींदार को घर के अंदर बिठाती है। रानी जमींदार को पानी देती है और मीरा उसके लिए खाना निकालती है। शोभा, मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना था ना, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन शोभा, इतना आलीशान घर, ये सब कैसे? मैंने आपको माफ कर दिया जमींदार जी, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी बहू की मेहनत और हौसले की वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं और अब हम यहाँ खुशी से जी रहे हैं। शोभा की बात सुनकर जमींदार बहुत शर्मिंदा होता है। वो खाना खाए बिना ही उसके घर से चला जाता है। शोभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी 5 बहुएं उसके साथ थीं। वो 5 बहुएं शोभा को गले लगा लेती हैं। आज जो उन्होंने अपने परिवार के लिए किया, ये उनके फैमिली के लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्होंने इतनी मुश्किलों में भी साथ मिलकर अपने परिवार को संभाल लिया।